नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के अंदर किस तरह की तेजी बन सकती है या फिर गिरावट हो सकती है कल के डेट में। मार्केट जो ओपन होगी तो क्या कुछ हो सकता है, किस लेवल पर आपको बाइंग करनी चाहिए, फ्यूचर क्या है यस बैंक का, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए क्या ये एक मल्टी बैगर बन सकता है, यदि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो क्या करना चाहिए, सारा कुछ जानेंगे। उसके साथ में आरबीआई की जो खबर निकल कर आ रही है वो भी समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो यदि अच्छी लगे तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो सबसे पहले इस खबर को हम देख लेते हैं क्योंकि सुर्खियां बनी हुई हैं। तो यहाँ देखिए, आरबीआई अनाउंसेस सरेंडर ऑफ 15 एनबीएफसी रजिस्ट्रेशंस, टाटा कैपिटल अमंग नोटेबल सरेंडर्स। ठीक है, तो एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं उनके 15 जो लाइसेंसेस थे उसको यहाँ पर सरेंडर किया गया है। तो यहाँ देखिए आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि टोटल 15 एनबीएफसी कंपनियां हैं, उन्होंने वॉलेंटियरली मतलब कि अपनी इच्छा से सरेंडर कर दिया है उनका जो भी सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको। इस एंटिटीज़ में 9 जो है वह एनबीएफसी हैं और बाकी जो है अदर कंपनियां हैं। इफेक्टिवली सीज टू एग्जिट एस लीगल एंटिटी ड्यू टू, अब कारण क्या है, उनके अलग अलग कारण है, जैसे अमलगमेशन के कारण, कुछ कंपनियों का मर्जर हो रहा है, डिसोल्यूशंस हो रहा है, या फिर वॉलेंटरली स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं। नोटेबली अमॉन्ग दिस टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस जो है और टाटा क्लीन टेक कैपिटल, ये सारे जो है वह नोटेबल हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पर आप देखें, इसमें से जो 6 एनबीएफसी ने सरेंडर किया है वो एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन एनबीएफआई सेक्टर है उससे वह अलविदा ले रहे हैं, जिसमें कि कौन कौन सी कंपनियां हैं तो देख सकते हैं, ग्रोथ कैपिटल, ड्रैप लीजिंग एंड फाइनेंस, जेवेल्स स्ट्रिप, रिवॉल्विंग इन्वेस्टमेंट, ऑनसू लीजिंग और एवीएफ फाइनेंस, ये सारे जो हैं अब अपनी इस इंडस्ट्री से, इस सेक्टर से बाय बाय कह रहे हैं। उसके साथ में ये जो आरबीआई के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, लगातार लिया जाता है, कैंसिल किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को, ताकि जो रेगुलेटरी मेजर्स हैं आरबीआई के द्वारा मतलब कि इंश्योर करने के लिए कॉम्प्लायंस और जो स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं। हालांकि वॉलंटरली दी गई है, लेकिन इससे पहले कई दफ़ा आरबीआई ने लाइसेंस भी कैंसिल किए हैं। इट रिफ्लेक्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच इन रेगुलेटिंग द ऑपरेशंस ऑफ द एनबीएफसी, देयरबाय सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स और मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम्स वगैरह के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह का स्टेप लिया जाता है। यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर यस बैंक के सीआईओ महेश रामामूर्ति, उन्होंने अनवील किया एआई स्ट्रेटजी। एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल बहुत चल रहा है, उसको लेकर किस तरह से उसको यूज़ करके अपनी बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। देख सकते हैं क्या कुछ बातें की गई है। राममूर्ति इज एम्प्लॉइंग जनरेटिव एआई टू रेवोल्यूशनाइज customers communications at Yes Bank through strategic partnership with leading OEMs. The bank is implementing innovative solutions that enhance business process and customer engagement. ठीक है, मतलब एआई की को यूज़ करके आप बहुत तरह से हर सेक्टर के अंदर आप काम काज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, या फिर कस्टमर से इंटरेक्शन करना हो, बहुत सारे यहाँ पर तरीके बताए गए हैं। ठीक है, इंडिविजुअल स्पेंडिंग पैटर्न एंड क्रेडिट बिहेवियर अप्रोच इंश्योर द कम्युनिकेशन एंड ऑफर्ड बाई हाईली टारगेटेड फोस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और जो कि एनहेंस करेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन को। ठीक है, जनरेटिव एआई इज बीइंग यूज्ड टू स्ट्रीमलाइन इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज कस्टमर एट ब्रांचेज, एम्प्लॉय कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन वगैरह बढ़ाने के लिए किस तरह से जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। एआई अब सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत हाईटेक हो चुका है। एआई के मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मूवी बना सकते हैं, बिल्कुल आपको ओरिजिनल की तरह लगेगी। अब एआई वाली जो पिक्चर्स आती हैं वो अभी आपको पता नहीं चलती हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर एआई द्वारा ओरिएंटेड है। कोई आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप जो है एआई की मदद से स्नैपचैट वगैरह बहुत सारे एप्लीकेशन से हर तरह का काम करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो बैंकिंग सिस्टम है वह भी एआई टेक्नोलॉजी को अपना रही हैं और बहुत आसान हो रहा है। इसके साथ में फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो समस्याएं भी बढ़ेंगी, जो कि धीरे धीरे अभी, जैसे कि आप देखो बहुत सारा जो फेक वीडियोस आ रहे हैं, डीप फेक वगैरह लेकर, ये सब क्या है, एआई के थ्रू ही हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मदद तो जरूर कर रहा है, अब टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी आने वाले समय में कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल यदि हम बात करें येस बैंक में क्या कुछ हो सकता है,
तो यहाँ पर यदि हम येस बैंक की बात करें कि येस बैंक का क्या फ्यूचर हो सकता है और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, अगर हैं इन्वेस्टेड तो क्या बने रह सकते हैं। तो देखिए येस बैंक के अंदर लगातार गिरावट हो रही है, ठीक है, और इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, क्या कारण है, कोई बता सकता है क्या कारण है? क्योंकि रिजल्ट्स तो इतने अच्छे आए, अकॉर्डिंग टू यू बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आए थे, उसके बाद इस तरह की गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट तो डेफिनेटली हुई है, अदर सेक्टर्स में भी हुई है, बैंक निफ्टी इंडाइसेस में भी हुई है, लेकिन ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है इतनी गिरावट नहीं हुई है। बाकी अदर बैंकों का आप चार्ट उठाकर देख लो पिछले एक सप्ताह मतलब लास्ट वीक का, तो इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो येस बैंक के अंदर यह गिरावट क्यों बन रही है? तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यूएशन के इशू हो सकते हैं, इशूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि बहुत ब्रोकर हाउसेज ने रिजल्ट आने के बाद यह बताया कि गिरावट अभी बन सकती है, 16 से 18 रुपये तक के टारगेट येस बैंक के लिए दिए गए हैं। तो थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली यहाँ पर वैल्यूएशंस का हम असर कह सकते हैं कि यह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आपको वैल्यूएशन दिखी थी, एक बार 31 से एक बार 32 रुपये तक स्टॉक चला गया था, तो उसके पीछे खबर थी और खबर का असर जैसे ही कम हुआ स्टॉक फिर से धड़ाम हो गई, ठीक है। कैसे यहाँ पर गिरी स्टॉक ये आप सभी जान रहे हैं और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टॉक जो है यहाँ से गिरी, उसके बाद एक रेंज में चला और फिर से इसने एक हाई लगाया था 28 रुपये, 28.5 रुपये के आसपास, फिर से स्टॉक जो है वो करेक्शन मोड में चली गई। अब यहाँ पर कितनी गिरावट हो सकती है? तो गिरावट जो है वह मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी होगी। 16 रुपये 18 रुपये तक आना मुश्किल है येस बैंक के अंदर। यदि गिरावट होती है तो यहाँ पर लगभग 21 रुपये तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 21 रुपये तक यह स्टॉक जा सकता है। फिलहाल आप यहाँ से जो है बाइंग शुरू कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ जो है आप 22.5 रुपये पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो आप उठा सकते हैं। और यदि जैसे गिरावट होती है, जैसे कि हर कोई यही बता रहा है कि इस बैंक के अंदर गिरावट होगी, तो गिरावट होती है तो आप जो अपने पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं, पोजीशंस को बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा आपको व्यू लॉन्ग रखना पड़ेगा, मिनिमम 2 से 3 साल का आप इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर प्लान बनाकर रखें और एक अच्छा कैपिटल लगा सकते हैं। यदि लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं आप, तो एक अच्छा कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन 2 से 3 साल मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक बढ़िया रिटर्न येस बैंक दिखा सकती है। एटलीस्ट 2 से 3 साल का यदि आप वेट करते हो तो डबल या ट्रिपल येस बैंक 100 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आप देखो 2020 में बैंक को रिस्ट्रक्चर किया गया था, आज लगभग 4 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए हैं, ठीक है। 4 से 5 साल में स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है, लगभग 17-18 रुपये के आसपास इसने 3 से 3.5 साल का समय बिताया। उसके बाद थोड़ी तेज़ी बनी तो यह जो है 17-18 के रेंज से हटकर 24-25 के रेंज में आया है। तो पिछले 5 साल के अंदर स्टॉक जो है वह 12 रुपये से 24 रुपये कह सकते हैं कि डबल हुआ है, ठीक है, डबल हुआ है। लेकिन स्टॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत है। जब येस बैंक कुछ नहीं था, खत्म हो गया था 2020 में, उसके बाद आज 5 साल के अंदर आप देखो तो येस बैंक के अंदर बहुत बड़ी बदलाव आ चुके हैं। एनपीएस वगैरह कम हो गए हैं, डिपॉजिट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, ठीक है, लोन एडवांसेस बढ़ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। लेकिन उस कंपैरिजन में येस बैंक का जो शेयर है वह बढ़ा नहीं है, प्राइस जो है वह बढ़ा नहीं है। तो इस कारण से देखो पिछले 5 साल में इसके वैल्यूएशन जो हैं वह उस लेवल पर नहीं पहुँचे जिस लेवल पर पहुँचनी चाहिए थी, ठीक है। वैल्यूएशन इन द सेंस कि शेयर प्राइस की यहाँ पर बात की जा रही है एज कॉम्पेयर टू इसके बैंक की। यदि आप फाइनेंशियल स्टेटस को देखोगे तो उससे कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगी कि जितनी वैल्यू होनी चाहिए थी येस बैंक के प्राइस की उतनी पहुंची नहीं है, ठीक है। 5 साल लगभग ऐसे ही कंसोलिडेट करते करते निकल गया है। तो और हम इसको 2 से 3 साल जरूर दे सकते हैं। अगर आप 2020 से देखोगे तो 2 से 3 साल मतलब कि 8 साल, 8 से 9 साल यदि आप इस बैंक के अंदर देते हो तो आपका डेफिनेटली पैसा जो है वह 4 गुना 5 गुना होगा, 4 गुना 5 गुना होगा। या इन द सेंस मतलब 12 रुपये से यदि आप देखोगे तो डेफिनेटली जो है आपका पैसा 12 रुपये, जब ये शुरुआती बात कर रहा हूँ 12 रुपये पर था, उसके बाद यहाँ हमें कम से कम स्टॉक जो है 100 के ऊपर देखने को मिलना चाहिए। यदि आप 7 से 8 साल 9 साल होल्ड करते हो तो 7 से 8 साल होल्ड करने के लिए आपको 5 साल तो हो गए, तो 2 से 3 साल मिनिमम आपको और होल्ड करना पड़ेगा येस बैंक को, तभी जाकर आपको इसके अंदर ज़बरदस्त रिटर्न मिलेंगे। ऐसा स्टॉक है जो कि कभी भी भाग सकता है, कभी भी 30 से 40% की तेज़ी आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यदि लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो डेफिनेटली येस बैंक के अंदर बने रहें और बाई ऑन डिप्स करते जाएँ, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ जो है उठाते जाएँ जब भी स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। और यदि आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, पैसेंस नहीं है, तो फिर येस बैंक आपके लिए नहीं है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।